विश्व की दो महाशक्तियों के बीच सीमा विवाद चल रहा है। भारत और चीन के बीच इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत होगी। लद्दाख में चल रहे सैन्य गतिरोध को सुलझाने के लिए होने वाली बातचीत से ठीक पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारत के साथ प्रासंगिक मुद्दों के सही तरीके से समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और भारत और चीन दोनों ने ही ये कहा है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए खास प्रस्ताव दिए जाएंगे और शनिवार को होने वाली इस बातचीत में पहली बार पूरे विवाद पर चर्चा होगी और इस वार्ता का नेतृत्व दोनों ही देशों के लेफ्टिनेंट जनरल कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2020 से 21 के सीट अभियान के लिए भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए एक विवरण पुस्तिका को लॉन्च किया है। खबरों की माने तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सीटों के लिए 17 जून को चुनाव कराए जाएंगे और एशिया प्रशांत खंड की सीट के लिए भारत की जीत पक्की मानी जा रही है और इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि देश कोरोना वायरस महामारी के समय में सकारात्मक वैश्विक भूमिका निभा सकता है और जयशंकर ने 17 जून 2020 के चुनावों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के अपने आगामी अभियान के लिए भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है और यहां एक कार्यक्रम में एक ब्राउजर भी उन्होंने लॉन्च किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एशिया पैसिफिक ग्रुप के एक एकल समर्थित उम्मीदवार के रूप में भारत की उम्मीदवारी सफल होने की संभावना है। India is a candidate for the non-permanent seat at the United Nations Security Council for a 2-year term beginning in January 2021. This election will take place at the United Nations on June 17th and India, as Secretary West just explained, is the single endorsed candidate from its regional group. 10 years since we were last elected to the UN Security Council, we are facing 4 very different challenges to international peace and security. 1. The normal process of international governance has been under increasing strain as frictions have increased. 2. Traditional and non-traditional security challenges continue to grow unchecked. Terrorism is the most egregious of such examples. 3. Global institutions remain unreformed and underrepresented. केरल में गर्भवती हथिनी की दर्दनाक मौत को लेकर के देश में गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है और हथिनी की मौत पर बीजेपी सांसद मेनका गांधी का भी बयान सामने आया था, लेकिन उनके बयान को लेकर के केरल के मलप्पुरम में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मेनका गांधी पर आईपीसी की धारा 153 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे वास्तव में बुरा लगता है कि जब हम कोविड-19 और तूफान के खिलाफ लड़ रहे हैं और लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं तो कुछ राजनीतिक दल हमें हटाने के लिए कह रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि पीएम मोदी को दिल्ली से हटा दिया जाए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि क्या ये राजनीति करने का समय है? पिछले 3 महीनों से वो कहां थे? हम जमीन पर काम कर रहे थे। पश्चिम बंगाल कोविड-19 और साजिश दोनों के खिलाफ जंग जीतेगा। कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि केंद्र सरकार को अगर उनकी सरकार से इतनी ही समस्या है तो यहां आकर राज्य सरकार चला लें। ममता के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया था कि ममता बनर्जी ज्यादा परेशान ना हो, 2021 में बीजेपी राज्य में पूर्ण बहुमत से आएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने चीन मामले को लेकर के कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चीन के मामले में कांग्रेस ने सीधी आलोचना शुरू कर दी है। कांग्रेस ने यह भी नहीं देखा या वो भूल गई कि चीन का मुद्दा राहुल गांधी के परदादा जवाहरलाल नेहरू छोड़ गए। और जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दिल्ली की गलियों में
चाओ एंड लाई के साथ घूमा करते थे और लोग हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते थे। उसके बाद जो भी हुआ वो इतिहास है। इसी वजह से साल 1962 की घटना हुई और हम आज भी इसका परिणाम भुगत रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के पलायन पर खूब राजनीति होने के बाद अब एक नया मामला सामने आया है, जिसमें बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के एसपी के साथ साथ रेल अधीक्षक को भी एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें पत्र में यह कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों से कानून व्यवस्था को गंभीर संकट पैदा हो सकता है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय में अपने इस पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि बाहर से बड़ी संख्या में आए प्रवासी मजदूर आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में वो परेशान और तनावग्रस्त भी हैं, जिसे देखते हुए विधि व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। बिहार के विपक्षी नेताओं ने जब इस पत्र पर ऐतराज जताया तो पुलिस मुख्यालय ने अपना पत्र वापस ले लिया है। पुलिस मुख्यालय ने नया पत्र जारी कर पुराने पत्र को वापस लेने की बात कहते हुए सफाई भी दी है और वो पत्र भूलवश जारी हो गया था। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार ने 4 जून को यह कहते हुए वापस ले लिया कि यह आदेश पत्र भूलवश जारी हो गया। जिस लेटर की आप बात कर रहे हैं उस लेटर को रिकॉल किया जा चुका है, तो इसलिए अब उसके कंटेंट्स को नल एंड वॉइड समझा जाए। उसमें जो है अब उस संबंध में कोई विमर्श करने या अथवा उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह से लेटर जारी किया गया आखिर नहीं, जैसे मैंने कहा कि उसको रिकॉल किया जा चुका है, तो इसलिए अब उसके संबंध में कुछ भी कहना या उसके बारे में बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं रहा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है और प्रवासी मजदूरों को लेकर के कई मांगे रखी हैं। जो है कारखाना लाएंगे, इंडस्ट्री लाएंगे, लोगों को जो है रोजगार पैदा करेंगे। इसमें तो यही कह रहे कि भाई नहीं मिल सकता रोजगार। साफ तौर पे लिखा है कि इनको जो है रोजगार नहीं मिल सकता। यानी सरकार ने कोई काम नहीं किया, यानी भगवान भरोसे है। और ये चिट्ठी मानवता के खिलाफ है, अमानवीय है। इसका हम लोग पूरा घोर विरोध करेंगे, प्रतिकार करेंगे। 7 तारीख को थाली बजाएंगे और मेरी अपील होगी कि जो मजदूर भाई, जो गरीब है, जो बेरोजगार है, वो सब जो है ऐसे सरकार को जवाब दें। जिस प्रकार का रवैया आप लोगों के प्रति ये अपनाने का काम किया, हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, जो दूसरे राज्य जाते हैं। और नीतीश कुमार जी आप प्रवासी पे जो चर्चा कर रहे थे, ज्ञान पत्र दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, यहां हर जगह जो है प्रवासी शब्द का इस्तेमाल किया गया। आप ज्ञान की क्या बात कर रहे हैं? आप देखिएगा, ये नीतीश कुमार जी का ट्विटर हैंडल है। हट जाइए, ये नीतीश कुमार जी का ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। डेट 17 मई 2020, प्रवासी मजदूर लिखे। एक आध ट्वीट में नहीं, चलो एक आध बार गलती से हो जाए, लेकिन हर जगह देखिए प्रवासी मजदूर। ये 29 अप्रैल का, ये जो है प्रवासी मजदूर 17 मई का। लगातार जो है इनके ट्वीट पे प्रवासी शब्द का इस्तेमाल किया गया। इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। कोई विश्वास नहीं करता। इधर सामने आकर के कह रहे कि रोजगार देंगे, उधर कह रहे कि लोग जो है स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि लोगों को डंडा मारने के लिए तैयार रहो, गोली मारो। ये साफ दर्शाता है कि ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। हमारा मांग है कि 10,000 रुपए जो अफेक्टेड जो भाई हमारे श्रमिक, उनको एक मुश्त मदद की राशि यथाशीघ्र उपलब्ध करवाए सरकार। यथाशीघ्र एक मुश्त 10,000 रुपए प्रति जो श्रमिक है हमारा, जो अफेक्टेड है, इससे 200 दिन जो हमारा कवर होता है। और इसका
पूरा जो कॉस्टिंग जो आएगा 6 महीने का यानी 200 दिन का, एक मुश्त अगर हम देते हैं 10,000 रुपए, एक मुश्त अगर 10,000 रुपए देते हैं 40 लाख मजदूरों को, श्रमिक भाइयों को, तो इसका पूरा खर्चा जो केवल 4,000 करोड़ रुपए आएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए कृषि उत्पादन वाणिज्य और व्यापार अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है और केंद्र सरकार ने इसे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाया है, ऐसा बताया है। लेकिन पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे देश के संघीय ढांचे पर चोट बताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को ऐसा कानून लाने का अधिकार ही नहीं है। पंजाब सरकार की ओर से कहा गया है कि केंद्र ने कृषि क्षेत्र के लिए जिन तथाकथित सुधारों का ऐलान किया है उन्हें मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने ऐसा करके देश के संघीय ढांचे को अस्थिर करने की कोशिश की है और केंद्र ने इस कदम से न्यूनतम मूल्य व्यवस्था और खाद्यान्न खरीद व्यवस्था खत्म हो सकती है और साथ ही राज्य के किसानों में असंतोष भी फैल सकता है। खुद सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा है कि संवैधानिक ढांचे में कृषि राज्य सूची का विषय है और केंद्र सरकार को ऐसे कानून बनाने का हक ही नहीं है जो कृषि उत्पाद मार्केटिंग और उसके प्रोसेसिंग को प्रभावित करें। ये राज्य के विषय हैं और व्यक्तिगत तौर पर राज्य इनका बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों को लेकर के पंजाब सरकार पर निशाना साधा। आपको सुनाते हैं। प्रति किसान के हक प्रति गरीब प्रति पंजाबी प्रति नहीं लिता जो साडे फैसले या उन्होंने कंटिन्यू किए ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ फैसलों ਨੂੰ रोकने की कोशिश की। जिवें मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पिछली बार भी ट्यूबलों के बिल लाने की कोशिश की लाए 2002 ਤੇ 2007 ਵਿੱਚ 1.5 साल पौने 2 साल लगे रहे, बिल लाई रखे, पर प्रेशर श्रोमणी अकाली दल देना सी इलैक्शन नेड़े आ गए तो वापस उन्होंने बिल लाने की प्राइस सी वापस कराई तो मुफ्त की। उवें ही हुण भी श्रोमणी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पिछले जे दिनों ट्यूबलों की बिल फिर तो लाने की उन्होंने कोशिश की सीधे या सीधे तरीके नाल, पर श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप ने पार्टी ने जो पूरा संघर्ष का ऐलान किया तो उसके बाद उन्होंने पिछे हटना पिया। पिछले दिनों कई अखबारों राही मीडिया राही कई विरोधी धिरां ने एक प्रचार काफ़ी वड्डा किया कि सेंटर सरकार MSP खत्म कर लगी है, एक एक्ट लिया के ते MSP ते खरीद भी जी MSP ते खरीद है वो भी बंद कर लगी है। अज मैं कह सकता देश नूं अन्न देण वाला किसान पंजाब दा किसान दी जिहड़ी बैकबोन है जिहड़ी जड़ है वो MSP है, MSP की खरीद है। तो मैं तुहानूं अज स्पष्ट करना चाहना है कि श्रोमणी अकाली दल किते इस गल ते कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। MSP बंद होने ते खरीद बंद होने साडा तुहानूं पता है सिद्धांत। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनातनी का माहौल लगातार बना हुआ है। ऐसे में सरकार लगातार तनाव को कम करने की कोशिश भी कर रही है। इस तनाव के बीच झारखंड की JMM और कांग्रेस की गठबंधन वाली सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो हैरान कर देने वाला है। राज्य सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि वो मौजूदा तनावपूर्ण हालत में LAC जैसे बॉर्डर वाले इलाकों में मजदूरों को नहीं भेजेगी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को झारखंड से 8,000 मजदूरों को लेह और लद्दाख ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इस बारे में सफाई देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार के पास सीमा क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों का विवरण होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर हम उनकी मदद कर सकें। हमने तय किया है कि श्रमिकों को केवल राज्य की सहमति के बाद दूसरे राज्य में ले जाया जा सकता है। पंजाब में कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज सूबे के फतेहगढ़ साहिब में कोरोना वायरस के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 3 कोरोना पॉजिटिव यूपी के
शामली से आए हैं, जबकि एक युवक दिल्ली से आया था और इनको इलाज के लिए ज्ञान सागर अस्पताल में दाखिल करवाया गया। हाँ जी सर, ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਅਮਲੋਹ 'ਚ? ਅੱਜ ਅਮਲੋਹ 'ਚ ਜੀ 4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ। 3 ਇਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, 2 ਸੀਗਾ ਜੀ। 4 ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, 3 ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 1 ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਟੋਟਲ 4 ਨੇ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਨਹੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਮ? ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਲੇਨ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੇਨ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਲੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ 4 ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ 4 ਮੈਂਬਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈमिली हैगी है, वो सारी सैम्पलिंग दोबारा होगी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हवा, पानी, जंगल और जानवर को बचाएं। ग्रीन सोचें, ग्रीन रहें। अपनी दुनिया को साफ रखें, हरा रखें। पेड़ बचाएं, पर्यावरण बचाएं। पेड़ लगाएं, भविष्य बचाएं। याद रखें, एक पेड़ एक जिंदगी। ANB न्यूज द्वारा आपके हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के प्रति अपने रुख में थोड़ी नरमी दिखाई है। उन्होंने कहा है कि हम पूरी दुनिया के साथ काम कर रहे हैं और हम चीन के साथ भी काम करेंगे, हम सभी के साथ काम करेंगे, लेकिन जो हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए था। बता दें कि कोरोना वायरस पर कोहराम मचाने के बाद चीन ट्रंप के निशाने पर है और वायरस फैलाने के लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यहां तक कि उन्होंने कथित तौर पर चीन का साथ देने का आरोप WHO पर भी लगाया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को अलग तक कर लिया है। लेकिन अचानक ट्रंप के रवैये में आया यह बदलाव बहुत ही चौंकाने वाला है। Anything close to this, but it's not only our country; it's the whole world. The world is suffering so badly. 186 countries at this moment, and that affects us too. But we're a positive force. We're the key to the world in a sense, and the fact that we're doing well, I see already they're starting to do much better in other parts of the world. That's a great thing because we're working with the world. And we'll work with China too. We'll work with everybody. But what happened should have never happened. लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत और चीन के बीच पिछले 1 महीने से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों की ओर से बातचीत की प्रक्रिया जारी है और इसी को लेकर के रक्षा विशेषज्ञ SB अस्थाना ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। We all know that there are going to be talks between 2 senior generals tomorrow regarding China-India standoff in Ladakh region. Both armies are facing each other, and therefore the senior generals who are responsible for that area, they are going to talk. We hope that the talks are successful, but then it may well happen that the talks may not yield the desired result, and therefore the Indian forces are always prepared and will remain prepared to ensure that none of our territory is taken away. If we take away the strategic part, as far as tactically and operationally on ground in that area, China has already completed its infrastructure build-up. We are developing our infrastructure, and that is what is irking China. If Chinese stay where they are, then certainly our road to DBO is threatened, and therefore we can't accept it.
And similarly, the Chinese concern is that if we develop the road, then some of their defenses or some of their infrastructure projects or roads will also get threatened. So that's why they are concerned about it. But notwithstanding that, it's certain that in these talks, both will take the position of their governments, and therefore it may not succeed, and we will have to be prepared for the worst. The second issue is that a large ऑपरेशन ब्लू स्टार को 36 साल हो चुके हैं। इन्हीं दिनों अमृतसर के हरमिंदर साहिब में सेना ने हथियारों के साथ श्री दरबार साहिब में बैठे भिंडरवाले को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया था, लेकिन इस दौरान कई और लोग भी इस ऑपरेशन का शिकार हो गए थे, जो आज भी सरकार की बेरुखी से काफी नाराज हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। जून का पहला सप्ताह और उसमें भी 5 जून का दिन देश के सिखों के जहन में एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। इस दिन भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया था। सिखों के इस सर्वाधिक पूजनीय स्थल पर सेना के अभियान को ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया था। दरअसल देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के सबसे खुशहाल राज्य पंजाब को उग्रवाद के दंश से छुटकारा दिलाने के लिए श्री हरमिंदर साहिब में ये सख्त कदम उठाया था। इस दौरान सेना ने खालिस्तान के प्रबल समर्थक जरनैल सिंह भिंडरवाले को जिंदा या मृत पकड़ने के लिए दरबार साहिब में सेना का अभियान चलाया था। इस कार्रवाई में हालांकि भिंडरवाले की मौत हो गई थी, लेकिन इस बात से सिख समुदाय काफी नाराज था और समूचे सिख समुदाय ने इसे हरमिंदर साहिब की बेअदबी माना, जिसके बाद इंदिरा गांधी को अपने इस कदम की कीमत अपने सिख अंगरक्षक के हाथों जान गंवाकर चुकानी पड़ी थी। लेकिन इस दौरान जब सेना की कार्रवाई श्री हरमिंदर साहिब पर हुई तो कहा जाता है कि वहां कई और लोग भी थे जो कि इस गोलीबारी का शिकार हो गए थे। ये है हरबंस कौर, ऑपरेशन ब्लू स्टार की पीड़ित बुजुर्ग महिला, जिनके 8 परिवार के सदस्यों की जून 1984 में मृत्यु हो गई। बुजुर्ग महिला ने बताया कि वो नया ट्रक लेने की खुशी में परिवार और गांव के करीबी लोगों के साथ स्वर्ण मंदिर अमृतसर में माथा टेकने के लिए 3 जून को पहुंचे थे। अगली सुबह 4 जून को उठे, नहाने धोने की तैयारी चल रही थी कि तभी 5 बजे के करीब गोलियों की आवाज सुनकर घबरा गए। सब कुछ दिखना बंद हो गया। जैसे तैसे अपनों को छुपाने के लिए गेहूं की बोरियों के पीछे छुपकर कमरों में बंद कर अपनों को बचाने की कोशिश करने लगे। 2 दिन छुपकर बैठे रहे। खाने पीने का कोई भी सामान नहीं था। जमीन पर बिखरे हुए पानी को ही दुपट्टे में भरकर निचोड़कर पानी पीकर गुजारा करते रहे। लेकिन इसी बीच हथगोलों की चपेट में आकर उनके परिवार की मौत हो गई। कुल 8 लोगों को खोने के बाद हरबंस कौर ने अपनी सुध-बुध खो दी। इसके साथ ही हरबंस कौर ने बताया कि आखिर में उसकी गोद में 2 साल की बेटी बची थी, जिसे गोद में छुपा कर रखा हुआ था। मन में डर था कि अगर वो भी मर गई तो मैं अभी मर जाऊंगी। जैसे तैसे उसे बचाकर रखा और आज वही बेटी उनके बुढ़ापे का सहारा है। हरबंस कौर कहती हैं कि परिवार के सभी सदस्यों के चले जाने के बाद किसी ने उनकी देखभाल नहीं की और उन्होंने अपनी जमीन बेचकर अपने सिर पर छत बनवा ली और अब वो घर पर पशु पालकर अपना जीवन यापन करते। 70 के दशक में आई बुजुर्ग माता हरबंस कौर अपनी बेटी और पोती के साथ दिन बिता रही है। वहीं बुजुर्ग महिला हरबंस कौर अपनी इस दर्दनाक दास्तां को सुनाते हुए कई बार रो भी पड़ी। ਅਸੀਂ ਬਸ ਐਂ ਬਾਗੀ ਵੀਰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲਈਏ ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆਈਏ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਰੀ ਬਾਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀਰਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਗੇ ਭਾਈ। ਕੌਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 3 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਸੀ ਭਾਈ, ਚੌਥੀ ਆ ਕੁੜੀ ਸੀ। 3 ਤਾਂ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਏ, ਚੌਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਮੁੱਕ ਗਿਆ।
फिर मेरा प्यो सी, मेरा भाई सी, फिर मेरी नंद का मुंडा सी, वो भी मुक गया सी भाई सूबेदार। एक साढ़े घरदियां दा मामा सी, इन्ने जी साढ़े मुक्के भाई। ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਆਥਣੇ ਜਿਹੇ ਵਾਗੇ ਭਾਈ ਸੋਹਲੇ ਜੀ ਦਿਨ ਦੇ ਸਪਿਆ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਏ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਸਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਥਣੇ ਵਾਗੇ ਨਹਾ ਨੂੰ ਲਏ ਸਾਰੇ, ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਪਈ, ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। फिर गोली नहीं हटी चलनों पाई जिन्ना चाहे साढ़े ये मुक्के नहीं। वहीं दूसरी तरफ 84 के उस खूनी संघर्ष में अपने छलने हुए शरीर को दिखाते हुए जग्गा सिंह ने बताया कि मेरी पत्नी को भी मार दिया गया और हमारे साथ आए गांव के 2 अन्य परिवार के लोग भी मारे गए। हमें उस माहौल में मृत परिवारों के शव नहीं मिले और हम भी होश में आए तब तक 2 महीने बीत चुके थे। जो बच गए थे होश में आने पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਹਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕੇ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਹੂ ਬਾਹੂ। ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ, ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ 40 ਗੋਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ 50 100 ਵੱਜ ਕੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੋਗੇ ਡੂੰਘੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇ ਵੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ, ਉੱਤੇ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਫੂਕਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਗ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਵਗੇ। ਸਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ 20 ਬੰਦੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗੱਡੀ ਅੱਧ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਕੂਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਕਸ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਗੇ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਆ ਵੜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਫੌਜ ਬੜੀ ਕਦੋਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਈ ਲੋਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਝਪਟ ਜੇ ਆ ਗਏ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ 8 ਜਾਣੇ ਮਾਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਰਤੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ पता ग्रेनेड ना मारे। 84 के उस काले दिन को पीड़ित परिवार आज भी नहीं भूले हैं और आज भी ये परिवार देश की सरकारों से नाराज हैं, क्योंकि उन्हें इस घटना के बाद से कोई उचित मुआवजा या वित्तीय सहायता नहीं दी गई। लेकिन वो आज भी अमृतसर श्री दरबार साहिब जाते हैं, लेकिन आज भी उन्हें वहां कोई कमरा नहीं मिलता और ना ही कोई सुविधा दी जाती। बरनाला से परवीन ऋषि की रिपोर्ट, ANB न्यूज। तमिलनाडु मूल की 13 वर्षीय छात्रा एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का नया गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है और एम नेत्रा मदुरै की रहने वाली है और सैलून संचालक की बेटी है, जिन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान गरीबों की मदद के लिए 5 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। गरीबों के लिए काम करेंगे। UNDP ने नेत्रा की नियुक्ति की घोषणा की है और नेत्रा को 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति देने की घोषणा भी की गई है। एम नेत्रा मदुरै के मेलामड़े स्थित उसी सैलून संचालक सी मोहन की बेटी है, जिन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए की गई बचत के 5 लाख रुपए लॉकडाउन में गरीबों को खिलाने में खर्च कर दिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से सी मोहन का जिक्र किया था। पीएम ने भी कहा था कि कैसे इस कठिन दौर में भी इन जैसे लोग मदद के लिए सामने आ रहे हैं। ये मदुरै की छात्रा हैं और इनको अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गुडविल एम्बेसडर चुना गया है। इनके पिता ने इस छात्रा की पढ़ाई के लिए जो पैसे इकट्ठा किए थे, उनको जिस तरीके से प्रवासी मजदूर या जो गरीब और मजबूर लोग थे, जिनको खाना भी नहीं मिल पा रहा था लॉकडाउन के समय में, ऐसे समय में कोरोना के इस गंभीर संकट के समय में अपनी बेटी को पढ़ाने का जो खर्च इकट्ठा किया था, इनके पिता ने वो सारा खर्च कर दिया। कोविड-19 महामारी में लड़ाई के दौरान, लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को खाना खिलाने के लिए वो सारा पैसा खर्च कर दिया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने मन की बात में इस सैलून संचालक का जिक्र किया और अब
मदुरै की छात्रा एमनेत्रा गुडविल एम्बेसडर बनी हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर के जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हम राज्य में बाहर से आने वाले सभी लोगों का टेस्ट कर रहे हैं और हमारे कोविड-19 अस्पतालों में लगभग 130 मामले हैं। 5 मामलों को छोड़कर के किसी को भी बीमारी का कोई लक्षण नहीं है। को 100% टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी भी कोविड हॉस्पिटल में अप्रॉक्सीमेटली 130 के आसपास केसेस है। 5 केसेस छोड़ा तो सभी असिम्प्टोमेटिक केसेस है और हमें मालूम है कि पूरे रिकवर होके, हमें विश्वास है हमारे कोविड हॉस्पिटल के पूरे टीम पे, सभी रिकवर होकर वापस से घर चले जाएंगे। हमारे यही सजेशन है गोवा के लोगों का। कोरोना के ऊपर या कोविड-19 के बारे में अभी तक गोवा गवर्नमेंट का, हेल्थ डिपार्टमेंट का पूरा कंट्रोल है। एक कंटेनमेंट जोन छोड़ा तो बाकी स्टेट में ऐसे कोई बाकी जगह पे केसेस नहीं है। इसलिए जो केसेस हैं उसके ऊपर हम पूरी नज़र रखे हुए हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने हो सकता है उतना कंटेनमेंट जोन के अंदर ही उन लोगों को टेस्ट करके जो पॉजिटिव मिलते हैं उनको एडमिट करके उन्हें ट्रीट किया जाए। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हवा, पानी, जंगल और जानवर को बचाएं। ग्रीन सोचें, ग्रीन रहें। अपनी दुनिया को साफ रखें, हरा रखें। पेड़ बचाएं, पर्यावरण बचाएं। पेड़ लगाएं, भविष्य बचाएं। याद रखें, एक पेड़ एक जिंदगी। ANB न्यूज द्वारा आपके हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में सुबह से छाए घने बादल शाम होते होते बरस पड़े। दिल्ली के कुछ इलाकों के साथ ही नोएडा और गुरुग्राम में भी बारिश हुई। वहीं बारिश के बाद पारा लुढ़का और मौसम ठंडा हो गया, जिससे लोगों को भारी गर्मी से राहत मिली है। और बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पहले ही हल्की बारिश का पूर्वानुमान जता चुका था। दिल्ली एनसीआर के इलाके में बारिश हुई है और बारिश की वजह से मौसम में तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। और दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है। सुबह से ही घने बादल जो हैं वो छाए हुए थे और शाम होते होते ही बारिश हो गई। और इस बारिश की वजह से कुछ लोगों को हालांकि परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जिस तरीके से गर्मी जो है पिछले कुछ दिनों से काफ़ी पड़ रही थी और उसके बाद पिछले कई दिनों से पूर्वानुमान जताया जा रहा है लगातार बारिश को लेकर के, और वही हो भी रहा है। और जिस तरीके से बारिश हुई है उससे तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। बीते दिन महाराष्ट्र में तबाही मचाने के बाद अब निसर्ग तूफान का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है। वहीं अगले 2-3 दिन भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अभी निसर्ग का असर मध्य प्रदेश में 2 से 3 दिन तक रहेगा और विभाग ने बुधवार को ही मध्य प्रदेश के 18 जिलों में जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की थी, जिसमें राजधानी भोपाल भी शामिल था। और वहीं बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है और इसकी वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। जिस तरीके से निसर्ग तूफान ने महाराष्ट्र में तबाही मचाई थी कुछ तटीय इलाकों पर, और अब वो मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुका है और 2 से 3 दिन का ये पूर्वानुमान जताया गया है। ये 2 से 3 दिन तक ऐसे ही मौसम रहने वाला है मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में। और भारी बारिश हुई है जिसकी वजह से कई जगहों पर जल भराव की भी समस्या देखने को मिली है।
लेकिन जिस तरीके से गर्मी पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं निजात जरूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से निसर्ग तूफान अब मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुका है और भारी बारिश हो रही है, उससे कुछ नुकसान होने की भी संभावनाएं हैं, उनसे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये 2-3 दिन तक इसी तरह से हाल अब मध्य प्रदेश में रहने वाला है। जिन जिलों में अलर्ट किया गया है वहां पर इसी तरीके से भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जम्मू कश्मीर में पुंछ के डिंगला इलाके में बादल फटने से भारी नुकसान होने का मामला सामने आया है। 4 से 5 किलोमीटर सड़क बह गई और आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। अचानक बादल फटने से किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई वाहन इलाके में बहते नाले में बह गए और कई को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। एक नया ट्रैक्टर भी बादल फटने की भेंट चढ़ गया और वहीं बादल फटने से करीब 3 से 4 किलोमीटर सड़क भी बह गई और कई घर इसमें क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। कश्मीर के पुंछ में यहां पर तबाही का आलम देखने को मिला है। बादल फटने की वजह से भारी नुकसान यहां पर लोगों का हुआ है और बताया जा रहा है कि सड़कें भी बह गई और जो वाहन थे वो भी बह गए और कई मकानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जिस तरीके से बादल अचानक से फटा है, लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और यहाँ पर ये तबाही देखने को मिली है। एक प्रकार से बादल फटने से भारी नुकसान पुंछ में हुआ है और जो वाहन थे वो भी बह गए। हालांकि कुछ लोगों ने अपने वाहनों को बचाने की पूरी कोशिश की और कुछ कामयाब हुए, लेकिन कुछ वाहन भी बह गए। बताया जा रहा है कि एक सड़क 5 किलोमीटर तक एक सड़क बह गई है। ये अहम खबर सामने आई है। बादल फटने की वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है इलाके के लोगों को और पुंछ में ये घटना घटी है जहां पर बादल फटा और कुदरत का कहर यहां पर बरसा है। कई लोग बेघर हो गए हैं, कई लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कुछ लोगों के वाहन भी इस बादल फटने की घटना में बह गए। जिस तरीके से पानी एकदम से बरसा और सड़क भी बह गई। बताया जा रहा है कि 5 किलोमीटर तक सड़क यहां पर बह गई है। 3 से 4 किलोमीटर तक सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दी। ये हमारी ये जगह जो है डिंगला जिनियाड़ मैन मस्जिद के पास है यहाँ पे। तो ये हमारे यहाँ से एक रोड जाती है डिंगला से कंडियारा और वो नाले के साथ साथ है। पूरी की पूरी रोड डैमेज हो गई है। अचानक क्लड ब्रस्ट थान पीर जो जंगल है उसके नीचे पड़ा है, वहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ 2 किलोमीटर हमारी सड़क जो है वो कंप्लीट डैमेज हो गई है। किसी से भी चेक करके गए हैं और 10 लोगों के मकान जो हैं वो डैमेज हुए हैं। 3 गाड़ियों जिसकी हमें खबर है कि एक नया ट्रैक्टर यहाँ एक जनियाड़ के ही आदमी का था और एक गाड़ी किसी की चंडक से रोड में खड़ी थी और 2-3 बाइक जो हैं वो लोगों ने यहाँ से पानी में बहते हुए देखा। अचानक इतना ज़बरदस्त क्लाउड हुआ कि जिसकी वजह से ये पूरी रोड और लोगों में अफरा तफरी एकदम पैर बाहर, किसी को पता नहीं था कैसा हो रहा है। हमने समझा कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, हम दौड़ के बाहर निकले तो यहाँ पानी अचानक इतना क्लड ब्रस्ट की वजह से आया, पीछे से आया इसी नाले में से थानपीर जंगल के नीचे से और दरिया तक उसने। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक देश भर के मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे सोमवार से खुलने शुरू हो जाएंगे और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी इस दिन से प्रार्थना की सभी जगहें, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल्स और सेवा क्षेत्र से जुड़े अन्य कार्यकलापों को खोलने की इजाजत दी गई है। इन जगहों पर सोमवार को होने वाली गतिविधियों के बारे में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने MHA की गाइडलाइंस के मुताबिक दिशा निर्देश जारी किए हैं और मुख्यमंत्री ने सभी धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री ने धर्म स्थलों के अंदर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति न दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सतर्कता बरतनी अत्यंत जरूरी है और सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के साथ ही प्रभावी पेट्रोलिंग करते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा न हो पाए। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 5वें लॉकडाउन के लिए और अनलॉक 1 के लिए जो गाइडलाइंस जारी की है उनके अनुसार ही सोमवार से सभी धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दी गई है और इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स इत्यादि भी खोलने के लिए अनुमति दी गई है। उसी को लेकर के एक समीक्षा बैठक की गई है और दिशा निर्देश यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं सभी अधिकारियों को और सख्त हिदायत देते हुए ये कहा गया है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनमें 5 से ज़्यादा लोग एक बार में नहीं जा सकते
5 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं होने देना है और लगातार पेट्रोलिंग करने के भी दिशा निर्देश प्रशासन को और पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा ना हो और कोरोना का संक्रमण ना फैले। इसके लिए तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है सभी धर्मस्थलों पर और थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पूरी तरह से सतर्कता दिखाते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई जो दिशा निर्देश हैं अनलॉक 1 के लिए वो अधिकारियों को दिए हैं और तमाम ऐसी बातें कही हैं ताकि सख्ती से कोरोना से निपटा जा सके और जिस तरीके से जो रियायतें दी गई हैं, जो छूट दी गई हैं लॉकडाउन के 5वें चरण में और अनलॉक 1 में, उनका पालन किया जाए और तमाम रियायतों का फायदा सभी लोग उठा पाएं और साथ ही साथ कोरोना का संक्रमण भी ना फैले, इसके लिए तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किया है जिसके मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान हफ्ते में 1 दिन कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है, जिसमें यदि वे विफल रहते हैं तो उन्हें वेतन कटौती का सामना भी करना पड़ेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त मनोज सोनिक की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी विभागों को उनसे संबंध अधिकारियों और कर्मचारियों का एक रोस्टर तैयार करने के लिए कहा गया है। आदेश के अनुसार स्वीकृत छुट्टी या चिकित्सा अवकाश लिए कर्मचारियों को छोड़कर के सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से हफ्ते में 1 दिन कार्यालय जरूर आना होगा। तो इस तरीके से नए दिशा निर्देश महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए हैं जिसमें अब सरकारी कर्मचारियों के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए थे, कुछ सरकारी कर्मचारियों को छूट दी गई थी लॉकडाउन के दौरान घर पर रहने की, और इसी को लेकर के अब जो नए दिशा निर्देश दिए गए हैं उनमें हफ्ते में 1 बार हाजिरी लगाना सभी के लिए ज़रूरी होगा। और इसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त मनोज सोनी की ओर से एक अधिसूचना को जारी किया गया है जिसमें सभी विभागों को ये कहा गया है कि एक रोस्टर तैयार किया जाए और जिसमें किसी को अगर छुट्टी दी गई है किसी भी आधार पर, चाहे वो चिकित्सा अवकाश है या फिर किसी और अन्य काम के लिए अगर छुट्टी दी गई है तो अलग बात है। इसके अलावा सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को हफ्ते में 1 दिन आना जरूरी होगा अगर लॉकडाउन में उनको छुट्टी पर रखा गया है तो। राजस्थान के जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने यह कहा है कि प्रदेश का पर्यावरण जितना संतुलित रहेगा कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप उतना ही कम होगा। उन्होंने कहा है कि जिस तरह लॉकडाउन के दौरान बिना प्रदूषण के प्रकृति खिलखिलाने लगी थी, यदि सभी लोग पर्यावरण संतुलन का ध्यान रखेंगे तो ऐसे नज़ारे स्थायी हो सकते हैं। डॉक्टर शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर SMS अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में सामाजिक और आर्थिक विकास संस्थान की ओर से आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार की ओर से मनरेगा के कामों में भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण और वृक्षारोपण के काम को अनुमति किया गया है और इसके अलावा निरोगी राजस्थान के 10 बिंदुओं में पर्यावरण को अहमियत दी गई है। उन्होंने आमजन का आह्वान करते हुए कहा है कि पर्यावरण का संरक्षण करके आने वाले कल को संवारा जा सकता है। जिस तरीके से विश्व भर में पर्यावरण दिवस मनाया गया है तो उसी को लेकर के राजस्थान के जयपुर में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लॉकडाउन में सभी लोग अपने घरों में कैद रहे और एक बार फिर से प्रकृति खिलखिलाने लगी है तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर आम जनजीवन में भी लोग अगर पर्यावरण का ख्याल रखेंगे तो ये स्थायी रूप से हो सकता है कि प्रकृति खिलखिलाती रहे। और इसी को लेकर के उन्होंने अपनी सरकार के एजेंडे में भी पर्यावरण को संतुलन करने के लिए जो अहम बात है उसकी जानकारी दी है। ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज जिस तरह की महामारी के दौर से पूरी दुनिया, देश और हमारा प्रदेश गुजर रहा है, ऐसे में अगर पर्यावरण संतुलित रहेगा प्रदेश का तो मैं समझता हूँ कि महामारी का प्रकोप कम होगा। हमने चाहे नरेगा के अंदर भी अनुमत कार्यों में एक काम ये भी रखा है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने का। और ये जो निरोगी राजस्थान का कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसका भी एक प्रमुख 10 हमने टास्क रखे हैं निरोगी राजस्थान में। उसमें एक टास्क है प्रदेश का पर्यावरण बचाने के लिए भी हमारे प्रदेश में युद्ध स्तर पे काम होगा। तो ये जो सीड्स ने काम किया है, मैं इनको साधुवाद करता हूँ और ये काम इनको जारी रखना चाहिए। और राजस्थान में हर व्यक्ति को जितना वृक्षारोपण होगा उतना पर्यावरण संतुलित रहेगा प्रदेश का, उतनी अच्छी बरसात होगी राजस्थान में।
उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि हम 4 धाम यात्रा को शुरू करने पर कोई भी निर्णय वहां के अपने पुरोहित समाज और व्यापारी समाज से बातचीत करके ही लेंगे। यात्रा सुरक्षित रहे, यही हमारा लक्ष्य है और यात्रा को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है इस पर हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं और इस पर सरकार फैसला लेगी। निश्चित रूप से हमने ये कहा है कि हम जो अपने वहाँ के जो हमारे पुरोहित समाज है, जो वहाँ का हमारा व्यापारी समाज है, हम सबसे बातचीत करके ही उस पर निर्णय लेंगे। यात्रा सुरक्षित होना चाहिए, किसी के जीवन को नुकसान पहुँचाना ये अपना लक्ष्य नहीं है और इसलिए यात्रा सुरक्षित रहे। उसको कैसे सुरक्षित किया जा सकता है उस पर हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, उस पर सरकार निर्णय लेगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। अनंतनाग के पहाड़ी इलाकों में भारी संख्या में सेना को निशाना बनाने के नापाक इरादे से रखे गए रॉकेट को डिफ्यूज कर दिया गया है। आतंकवादियों ने पुलवामा जैसे हमले को फिर से दोहराने के इरादे से तैयारी कर रखी थी। 2 दिन पहले ही यहां से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया था। अनंतनाग में सीआरपीएफ और पुलिस की जॉइंट पेट्रोलिंग टीम ने गश्त के दौरान पहाड़ी इलाकों में रॉकेट रखा हुआ पाया और इसकी सूचना फौरन स्क्वाड टीम को दी गई और सुरक्षा बलों की सक्रियता से रॉकेट को डिफ्यूज कर दिया गया है और इस दौरान इलाके को खाली भी करा लिया गया। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया, किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई है और बताया जा रहा है कि जिस सड़क के पास ये रॉकेट रखा गया था वो मुख्य रोड है जो 2 जिलों को जोड़ता है और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि बीते दिनों में बड़े आतंकवादियों के मारे जाने से सीमा पार बैठे उनके आकाओं में बेचैनी है और आईईडी और अन्य विस्फोटक बरामद होते रहते हैं, लेकिन रॉकेट को बरामद कर लेना एक बड़ी कामयाबी है। चलिए इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर चीन से बातचीत की है और दोनों देशों के बीच ताजा हालातों पर चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीनी विदेश मंत्रालय के महानिदेशक वू जियांगो के साथ ये चर्चा हुई है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव ने इस बात की जानकारी दी है। भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चीन से बातचीत की है। जिस तरीके से सीमा पर विवाद लगातार बना हुआ है और इसी को लेकर के लगातार बातचीत का दौर भी जारी है और कल भी लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत होनी है दोनों देशों के बीच। लेकिन उससे पहले विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव ने यह बातचीत की है। भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चीन से बातचीत की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों देशों के बीच ताजा हालातों पर चर्चा हुई है। जिस तरीके से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है उसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। सुधीर सलूजा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किन किन मुद्दों पर बातचीत की गई है? जी, भारत ने वीडियो की चर्चा चीन और सीमा के बीच चीन विदेश वीडियो पर बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच ताजा हालातों पर चर्चा हुई। जी, चीन से बढ़ते सीमा विवाद के बीच विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव और चीन में विदेश मंत्रालय के महानिदेशक के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत हुई। जानकारी के मुताबिक संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव और चीनी विदेश मंत्रालय के महानिदेशक वू जियांगो के बीच शुक्रवार शाम को 5 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक हुई। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच के ताजा हालातों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने वर्तमान घटनाक्रम सहित द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की। इस संदर्भ में उन्होंने दोनों देशों के नेताओं द्वारा की गई सहमति को याद करते हुए कहा कि भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित संबंध मौजूदा वैश्विक स्थिति में स्थिरता के लिए एक सकारात्मक कारक होंगे। जी, बातचीत के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन के अनुसार दोनों पक्षों को एक दूसरे की संवेदनाओं, चिंताओं और आकांक्षाओं का सम्मान करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण चर्चा के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए और उन्हें विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों पक्षों ने बातचीत के दौरान कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न हुई उस चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान किया और साथ ही साथ
कई बहुपक्षीय मंचों में सहयोग पर भी बात की। जी, इसके अलावा सुधीर जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सीमा पर जो हालात बने हुए हैं, जिन मुद्दों को लेकर के, उन मुद्दों पर क्या कुछ सहमति बन पाई है? जी, सीमा पर जो विवाद बने हुए हैं उसमें अभी जो चीन की सीमा है, जो सेना है, आज वो कुछ पीछे हटी है और कल जो है सुबह तक इस पर जो है पूरी बातचीत हो जाएगी और उम्मीद है कि ये मामला सुलझा लिया जाएगा। जो कल बैठक होने वाली है लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं बता रहा हूँ आपको, कल सुबह तक जो है ये मामला सुलझा लिया जाएगा और काफी हद तक ये बात हो चुकी है और कुछ सीमा पर जो है चीन की सेना पीछे हटी है और उम्मीद है कि कल तक ये मामला जो है सुलझ जाएगा। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर सलूजा। तो ये जो बैठक हुई है ये कहीं ना कहीं सकारात्मक रही है और दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने चीन के साथ बातचीत की है। दोनों देशों के बीच जो ताजा हालात बने हुए हैं, तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं सीमा पर, उसको लेकर के बातचीत की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय सैन्य अकादमी स्थित आर्मी कैडेट कॉलेज के 115वें दीक्षांत समारोह में 50 कैडेटों को ग्रेजुएशन की डिग्री दी गई और JNU से ये डिग्री मिलते ही कैडेटों के चेहरे खिल गए और एनसीसी में 3 साल के कड़े प्रशिक्षण और पढ़ाई के बाद ये कैडेट IMA की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं और अब 1 साल के प्रशिक्षण के बाद ये सेना में बतौर अधिकारी शामिल हो जाएंगे और कोरोना के चलते कैडेटों के परिसर समारोह में शामिल नहीं हुए हैं और ये सभी वो युवा हैं जो बतौर सिपाही फौज में भर्ती हुए और वहां से कड़ी मेहनत के बल पर अफसर बनने के लिए चुने गए। इन 50 युवाओं ने ग्रेजुएशन की डिग्री अपने हाथों में ली और IMA के क्षेत्रपाल सभागार में आयोजित दीक्षांत समारोह में कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी ने इन कैडेटों को स्नातक की उपाधि और अवार्ड दिए। कड़ी मेहनत से सिपाही ये भर्ती हुए थे और उसके बाद इन्होंने और भी ज़्यादा कड़ी मेहनत की और उनमें से अब ये 50 ऐसे कैडेट्स चुने गए हैं जिन्होंने ग्रेजुएट की डिग्री धारण कर ली है और अब ये सेना में बतौर अधिकारी अगले साल अपना पदभार संभाल लेंगे। लेकिन ये भारतीय सैन्य अकादमी के स्थित आर्मी कैडेट कॉलेज के 115वें दीक्षांत समारोह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें 50 कैडेटों को ग्रेजुएशन की डिग्री दी गई है और JNU से ये डिग्री मिली है। ये डिग्री पाते ही जो सेना के जवान हैं, जिनको ग्रेजुएशन की डिग्री दी गई है, अवार्ड दिए गए हैं, उनके चेहरे भी यहाँ पर खिलखिला उठे हैं। ये वो 50 कैडेट्स हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत की है और अब ये अफसर बन जाएंगे। कड़ी मेहनत से सिपाही बने और अब इन्होंने और भी कड़ी मेहनत की, उसके बाद अब ये अफसर बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। ग्रेजुएशन की इनको डिग्री मिल गई है और स्नातक की उपाधि और अवार्ड इनको लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी ने दिए हैं, जिसके बाद से इन सभी में खुशी का माहौल देखने को मिला है। हालांकि जिस तरीके से कोविड-19 का कहर चल रहा है उसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया और यहाँ पर युवाओं को स्नातक की उपाधि और अवार्ड दिए गए हैं। चलिए इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के हिसार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनके साथियों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर, सोनाली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उसके बाद दोनों ही पक्षों की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, लेकिन अब FIR दर्ज करने की खबर सामने आ रही है। हरियाणा के हिसार से ये बड़ी खबर, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने जिस तरीके से मार्केट कमेटी के सचिव को थप्पड़ मारे और चप्पल मारे थे, उसी के आरोप में जिस तरीके से गंभीर आरोप मार्केट कमेटी के सचिव ने लगाए थे, उनके साथियों के द्वारा भी मारपीट करने का आरोप इन्होंने लगाया था और उसी पर अब कार्रवाई की गई है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के हिसार से सामने आ रही है। उनके साथियों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। सोनाली का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जमकर ये वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने तमाम गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाए हैं, बीजेपी JJP की सरकार पर लगाए हैं। हरियाणा में जिस तरीके से खट्टर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की थी और जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई थी और तमाम सवाल भी उठाए जा रहे थे सरकार पर और उसी को लेकर के अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हिसार से बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उनके साथियों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के हिसार से सामने आ रही है। जिस तरीके से
तमाम बातें कही जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से भी ये कहा गया था कि ये मामला गंभीर है और कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से मारपीट की गई है एक कर्मचारी के साथ, वो नहीं किया जाना चाहिए था। और इसी को देखते हुए अब एफआईआर दर्ज की गई है। जिस तरीके से जांच की जा रही है पुलिस की तरफ से, तो उसमें कार्रवाई किए जाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन फिलहाल सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई है और मामले में जांच की जा रही है। हिसार से यह बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं विरोधी दलों के द्वारा, और सोनाली फोगाट के साथ जो उनके समर्थक थे, जो उनके साथी थे, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। हरियाणा के हिसार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिसार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ विधानसभा चुनाव में उतरी थी और करारी हार का सामना इन्हें करना पड़ा था। हालांकि कड़ी टक्कर थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आज की ये जो घटना हुई है, उसमें भी चुनाव को लेकर के मुद्दा बनाया गया है। मार्केट कमेटी के सचिव जिनकी पिटाई की गई है, उन्होंने चुनाव में विरोध करने का आरोप लगाते हुए इनकी पिटाई हुई है। ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव को लेकर के ही उनको पीटा गया है, उनके साथ बदसलूकी की गई है। हालांकि सोनाली फोगाट ने यह कहा है कि मार्केट कमेटी के सचिव ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से वो अपना आपा खो बैठी थी और उनकी बर्दाश्त से ये बाहर हो गया था, इसलिए उन्होंने उसकी पिटाई की थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा के हिसार से, जहां पर कार्रवाई की गई है। सोनाली फोगाट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विनोद सैनी हमारे संवाददाता हिसार से हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है एफआईआर को लेकर? जी बिल्कुल, आज हिसार के अंदर बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा मार्केट कमेटी के अधिकारी के साथ थप्पड़ और चप्पलों के साथ जो मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर के जो है आज जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और पुलिस ने मार्केट कमेटी अधिकारी सुल्तान सिंह और दूसरी तरफ से बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की शिकायत पर जो है ये मामला दर्ज किया गया है। और सुल्तान सिंह की शिकायत पर सोनाली फोगाट व उनके साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धारा 147, 149, 332, 353, 186 व 506 के तहत जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर सोनाली फोगाट की शिकायत पर भी मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 व 509 के तहत जो है ये मामला दर्ज किया गया है। और आगे का जो मामले की जो है पूरी तरह से जो है पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। जी विनोद, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा के हिसार से बड़ी खबर सामने आ रही है। दोनों पक्षों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की गई है, मामला दर्ज किया गया है। जिस तरीके से दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, लेकिन ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इससे तमाम आरोप जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं, अहंकारी भारतीय जनता पार्टी को बताया जा रहा है। और जिस तरीके से पुलिसकर्मी भी इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कहीं कहीं, तो उससे सवाल उठाना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से कानून को हाथ में लिया है सोनाली फोगाट ने, तो उन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने सफाई में कहा है कि मार्केट कमेटी के सचिव ने उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसको वो नहीं बता पाई। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ये पिटाई की है मार्केट कमेटी के सचिव की, और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो ये अब एक बड़ा मामला बनता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल भी। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।